हेलो बच्चों, मैं के आर सैनिक के आर एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन जो है 10th क्लास की जो आपकी बोर्ड क्लासेज है मैथमेटिक्स के कवर करेंगे यहाँ पे 1 बाय 1 अपन डेली क्लासेस लेके। तो आप सभी को अपने चैनल के आर एजुकेशन हब से जुड़ना है और अपने यहाँ पे डेली बेसिस पे अपने क्लासेस लेंगे और आपकी जो 10th की है मैथमेटिक्स सारी कवर करवाई जाएगी। तो अपने आपके 10th बोर्ड में जो है सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याएं होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, जो आपने अभी तक पढ़ चुके हो 8वीं और 9वीं क्लास में आपने जो पढ़ा है उसी को एक बार संख्याओं के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है उसको अपन एक बार रिवाइज करते हैं। देखते हैं अपन ने 9th क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं संख्याएं क्या होती है। संख्याएं वे आंकड़े होते हैं जो किसी वस्तु का परिमाण या मात्रा बताते हैं। जैसे किसी कमरे में 10 लोग बैठे हैं तो अपन उनको कैसे दिखाएंगे, तो उनको अपन ऐसे बुलाएंगे ना 10 लोग है या 10 व्यक्ति है, तो अपन उनको क्या दे रहे हैं, नंबर, संख्याओं के आधार पे अपन उनको बता पा रहे हैं कि 10 जो बोला अपन ने वो संख्या है। तो अपन बात करते हैं जो आपने 9th क्लास में अभी तक पढ़ा है। सबसे पहली संख्या है प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं को बच्चों इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको कैपिटल एन से लिखते हैं। ये जो संख्याएं होती है ये डेली अपन जो यूज में लेते हैं 1 2 3 4, जैसे अपन शुरू से ज्यादातर जो संख्याएं काम में लेते हैं तो वो संख्या अपन लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे करके अपन इंफिनिटी तक जो सारी संख्या होती है वो अपनी प्राकृत संख्या होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अपने डेली जो यूज करते हैं अपन 1 2 3 4, ये जहां तक भी आपको आती है इंफिनिटी तक, ये सारी संख्या जो है प्राकृत संख्या होगी। दूसरी जो संख्या है अपनी वो होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को बच्चों इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, तो इनको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाते हैं। अब प्राकृत जो संख्या थी अपनी, अगर उसमें अपन 0 ऐड कर देते हैं तो वो अपनी बन जाएगी पूर्ण संख्या। यहां से यहां तक की जो संख्याएं हैं वो अपनी प्राकृत संख्या है। ये जो संख्या है सेम टू सेम संख्या है, बस अपन ने कुछ नहीं किया, इसमें 0 ऐड किया है और 0 इसमें अगर ऐड करते ही अपने पास बन जाती है पूर्ण संख्या है। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया। पहले जो प्राकृत संख्या है वो 1 से इंफिनिटी तक होगी और प्राकृत संख्या के अंदर अपन ने 0 ऐड कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सारा कुछ सेम है, बस अपन ने 0 ऐड किया, तो 0 ऐड करते अपनी बन गई पूर्ण संख्या है। अब बच्चों तीसरे नंबर पे जो अपनी आ रही है संख्या वो आ रही है अपनी पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोलते हैं, लेकिन इसको जेड से दिखाते हैं। तो बच्चों ये क्या होती है, इसमें जो है पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्या तो यूं क्यों रहेगी, ये वाली संख्या ऐसी कैसे आ जाएगी इंफिनिटी तक। अब इसमें क्या करेगा, जैसे इधर अपने पूर्ण संख्या बोले तो पूर्ण प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, तो इधर माइनस के नंबर भी इसमें आ जाते हैं, तो ये भी अपने माइनस इंफिनिटी तक चलेगी। तो ये पूर्णांक संख्या हो गई अपनी, ठीक है। और अब वापस अपन देख लेते हैं एक बार प्राकृत जो संख्या थी वो अपन डेली यूज में जो संख्या यूज करते हैं 1 से लेकर इंफिनिटी तक, वो अपनी प्राकृत संख्या हो गई। अगर प्राकृत संख्याओं में अपने 0 ऐड कर लिया, ओनली सिर्फ 0 ऐड किया, बाकी पूरी संख्या ऐसे कैसे आ गई है, 0 ऐड करते अपने पास बन गई पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्याओं के अंदर माइनस के नंबर अगर अपने ऐड कर लिए तो वो बन गए अपने पूर्णांक संख्या है। बच्चों ये सारे इन तीनों में जो डिफरेंस है आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आगे अपने को इस प्रश्नावली में जो है वास्तविक संख्या है जो प्रश्नावली है, इसमें अपने शब्द जो है पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, प्राकृत संख्या बार बार आएगी। तो ये जहां भी पूर्णांक की बात करें तो आपको समझ जाना है माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक के सारे जो नंबर है वो पूर्णांक संख्या होगी। जब आपको पूर्ण संख्याओं की बात करें तो आपको समझ जाना है 0 से इंफिनिटी तक की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। इसके बाद में प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 से इंफिनिटी तक। इसके बाद में बच्चों बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके इसमें एक अलग से टॉपिक भी है परिमेय संख्या है। अपन आगे भी उसको विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ मैं आपको एक बार शॉर्ट में इंट्रो करा देता हूँ परिमेय संख्याओं का क्या होती है। तो चौथी अपनी होगी परिमेय संख्याएं।
बच्चों परिमेय संख्या अपन ऐसी संख्याओं को बोलेंगे, दो पूर्णांक संख्या होगी अपने पास में p और q, कोई भी दो पूर्णांक संख्या p और q को अगर अपन p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटावे की संख्या में लिख सकते हैं, और जहां पे एक कंडीशन है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? q का मान अगर अपन यहाँ जीरो कर दिया बच्चों, तो ये जो है पूरी डेरिवेशन है ये इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि नॉट डिफाइन है, उसको अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कंडीशन अपनी q जीरो नहीं होना चाहिए। और बाकी p जो यहाँ पे है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, और q जो है जीरो के अलावा कोई भी पूर्णांक। समझ गए बच्चों? परिमेय संख्या जो है कोई भी दो संख्याओं को अगर अपन p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उन संख्याओं को अपन बोलेंगे परिमेय संख्याएं। और यहाँ पे जो बस एक कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि q नॉट इक्वल टू जीरो, q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि q को अगर अपने जीरो रख दिया तो इसकी सारी वैल्यू जो बन जाएगी इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, जो कि नॉट डिफाइन है। अब बात करते हैं p और q क्या है। तो p यहाँ पे पूर्णांक है, कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। q जो है जीरो के अलावा कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, जीरो नहीं होगा q का मान, बाकी कोई सा भी मान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऊपर 3 है, नीचे 4 है, परिमेय संख्या है, -5 है, 4 है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे प्राकृत जो संख्या है सारी 1 2 3 4, इन सबको अपन p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे इनके कुछ भी नहीं है तो अपन इसके नीचे एक एक लगा सकते हैं। तो देखो बच्चों p बाई q की फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब संख्याओं में कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं उनको अपन p बाई q के रूप में लिख सकते हैं क्या? नीचे 1 बाई लगा के, नीचे एक एक लगा के, और p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को लिख दिया, 2 को लिख दिया, 3 को, 8 को लिख दिया। ऐसा सारी जो अपनी प्राकृत संख्या है वो है उनको अपन p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही बच्चों पूर्ण जो संख्याएं हैं उनको भी अपन p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने ये जो है इसको भी तो अपन 1 बाई 1, 2 बाई 2, 2 बाई 1 ऐसे लिख सकते हैं, 3 बाई 1। और जीरो है तो जीरो की अपन ने बात की है कि q का मान जो है जीरो नहीं हो सकता, p का मान अपन जीरो रख सकते हैं। तो 0.0 भी 0.1 का मान जो जीरो आएगा तो ये भी अपने परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं अपने दशमलव वाली संख्या होगी। जैसे कोई संख्या है अपने पास में 2.5 है, अब इसको बात करें अपन परिमेय है कि नहीं है। तो बच्चों इसमें अगर अपन पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा और ये 5/2। तो देखो p बाई q की फॉर्म में आ गई, तो ये भी अपने क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। फिर अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3.333 ऐसे चलती रहती है कोई संख्या, तो ये भी अपने क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको अपन लिखते हैं 3.3 बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा सा मतलब ये है कि पॉइंट वाली दशमलव वाली कोई भी संख्या होती है तो दशमलव के बाद में या तो उसका एंड हो जाता है, दशमलव के बाद में 1 डिजिट आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है, उसका एंड हो जाता है, या फिर कोई एक नंबर या 2 नंबर ऐसे रेगुलरली चलते रहते हैं, जैसे 3 3 या 4 4 ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसी संख्याएं भी अपने परिमेय संख्या होती है। तो आई होप परिमेय संख्या एक आपका कंसेप्ट जो है आपको समझ आया होगा। तो एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं मैं। प्राकृत जो संख्या होती है वो अपन नेचुरल नंबर जो होते हैं अपन डेली यूज में करते हैं, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। अगर प्राकृत संख्याओं में अपने जीरो ऐड कर दिया तो ये अपने पूर्ण संख्या बन जाएगी, और पूर्ण संख्याओं में अपने माइनस के नंबर सारे ऐड कर दिए, ये पूर्ण संख्या है, माइनस के नंबर ऐड कर दिए तो पूर्णांक संख्या बन गई। परिमेय संख्याओं की बात की अपन ने बच्चों, p और q कोई दो ऐसे पूर्णांक है जिनको p अपन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो जिसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो अपने को कहेंगे उसको परिमेय संख्या है, जहां पे ये कंडीशन है कि q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इन नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है p और q का। तो p का मान तो कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, लेकिन q का मान जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये अपने बात की सारी प्राकृत संख्या को अपन p बाई q के रूप में लिख सकते थे, ये सबके नीचे एक एक लगा के, और ऐसे माइनस वाली संख्या भी लिख सकते थे, और अपने पॉइंट वाली संख्या भी अपने आपको बताया। तो अपने इसका मतलब कह सकते हैं जो प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये सारी है ये परिमेय संख्या होती है।
क्योंकि बच्चों इनको सबको सारी संख्याओं को अपन पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो सारी संख्या है तीनों ये परिमेय संख्या हो जाती है, ये तीनों जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं बच्चों, अपरिमेय संख्या उनको कहते हैं, तो परिमेय संख्याओं के अलावा जो सारी बची हुई संख्याएं हैं वो अपने अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो अपन कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के अलावा सभी शेष संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। या ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अपरिमेय संख्याओं की अपने पास में दो डेफिनेशन होगी। परिमेय संख्याओं के अलावा सभी जो शेष संख्या है वो अपनी अपरिमेय संख्या कहलाएगी, या ऐसी संख्याएं या ऐसे पूर्णांक जिनको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारी संख्या अपनी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि अपन बात करें √3, √2, √5, √7, पाई, ये सारी जो है अपरिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे कि सर आपने प्राकृत संख्याओं को नीचे एक लगा के और आपने उनको परिमेय संख्या बना दिया था, p अपॉन क्यू का रूप बना दिया था उसको। लेकिन बच्चों यहाँ देखो √3 जो है वहां अपनी कंडीशन थी p पूर्णांक होना चाहिए, जबकि यहाँ पे p पूर्णांक नहीं है, ये रूट में है, पूर्णांक नहीं है, रूट में से निकलेगा ये तो पॉइंटों में आएगा इसका मान, और ये भी पूरा नहीं आएगा, मतलब ये अपने पास पूर्णांक नहीं है। और अपनी परिमेय संख्याओं की ये कंडीशन थी कि जो p है वो पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक अपने पढ़ा है कि पूर्णांक -∞ से +∞ तक होता है। तो रूट वाली संख्या पूर्णांक नहीं होती है, इसलिए ये इसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि p जो है पूर्णांक नहीं है। इसी तरह ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये सब है रूट के अंदर है। और पाई की बात करते हैं तो बच्चों देखो, अगर अपन पाई को 22/7 लिखते हैं तो ये अपनी परिमेय संख्या होगी। दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझना। पाई जो है इसको अपन अपरिमेय बोलते हैं, जबकि पाई का मान 22/7 है, इसको अपन परिमेय बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाई का जो मान है ना उसको अपन स्टैंडर्ड मान रखा है 22/7, जबकि पाई का मान है ना 22/7 नहीं होता है, ये 22/7 नहीं होता। अपने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक एक्सपेक्टेड मान रखे हैं, इसलिए पाई जो है नॉट इक्वल टू 22/7। पाई का मान कभी 22/7 नहीं होता, एक स्टैंडर्ड लेवल मान रखा है इसका, इसलिए अपन 22/7 का यूज करते हैं। इसलिए 22/7 है, ये तो अपनी रहेगी परिमेय संख्या, जबकि पाई जो है ये रहेगी अपनी अपरिमेय संख्या। अब बच्चों बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्या जो अपने चैप्टर है उसकी बात करते हैं। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो देखो वास्तविक संख्या जो है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर मिला दे तो उसको बोलेंगे अपन वास्तविक संख्या। मतलब इसका मतलब अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, जितनी भी संख्या होगी ना, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, इनका जो सारा जो जॉइंट है अपरिमेय और परिमेय का जो ग्रुप है वो सारा जो होता है वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों आई होप ये समझ में आया होगा आपको वास्तविक संख्या क्या है। परिमेय संख्या अपन ने पढ़ ली है, अपरिमेय संख्या अपन ने पढ़ ली है। दोनों का जो टोटल परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है वो उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, जो कि अपना चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। अब अपन कुछ और संख्याओं की बात करते हैं जो अपने आगे काम आएगी इसी चैप्टर में।
एक होती है अपनी भाज्य संख्याएं। बच्चों भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को बोलेंगे अपन जिनमें एक और खुद के अलावा और भी किसी संख्या का भाग जाता हो। जैसे 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ऐसे। अब देखो इसमें 4 में है खुद का भी भाग जा रहा है, एक का भी भाग जा रहा है, और इस 4 को अपन 2 into 2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार इस 6 को जो है अपन 3 into 2 लिख सकते हैं। तो 6 में 6 का अपना खुद का भी जा रहा भाग, एक का भी भाग जाएगा, और 3 और 2 का भी भाग जाएगा। इसी प्रकार 8 को भी लिख सकते हैं अपन 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार 10 को लिख सकते हैं अपन 5 into 2, तो देखो 5 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और 10 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें खुद के अलावा भी किसी और संख्याओं का भी भाग जाता है, या अभाज्य गुणनखंड करने पे पड़े, या जिनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को अपन बोलेंगे भाज्य संख्याएं। समझ में आ गया आपको? जिनके टुकड़े हो सकते हैं, सीधी सी बात है, ऐसे याद रख सकते हो, जिनके टुकड़े हो जाए वो संख्या अपनी भाज्य संख्या होती है। इसके बाद बात करते हैं अपन अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 ऐसे चलती जाएगी। तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बात आपको कॉमन इसमें दिख रही होगी कि अपने पास एक कहीं भी नहीं आया। तो बच्चों एक न तो भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। और यहाँ अभाज्य संख्याओं में सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। इसको अपन सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो देखो 2 के जो टुकड़े हैं होते ही नहीं है, 2 का या तो टुकड़ा खुद 2 होगा या 1 होगा, तो इसका मतलब इसमें 2 में या तो खुद का भाग जा रहा है या 1 का भाग जा रहा है। इसी प्रकार 3 में या तो खुद का जा रहा है या 1 का जा रहा है। 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19 सब में ऐसा ही है, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्या को अपन बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गए। भाज्य संख्या वो होगी जिनके अपन टुकड़े कर सकते हैं, जिनमें उस संख्या के अलावा और 1 के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाता हो। जबकि अभाज्य संख्या है, अभाज्य नाम से स्पष्ट है, विभाजित नहीं होने वाली। तो 2 है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा 2 के अलावा और 1 के अलावा। 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में, 7 में, 11 में, 13 में, 17 में, 19 में, 23 में, इन सब में खुद के और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो इसको अपन कहेंगे भाज्य संख्या, इसको कहेंगे अपन भाज्य संख्या। अब बच्चों इसके बाद आती है अपनी सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। बच्चों सह अभाज्य संख्या जो होती है, ऐसी कोई भी 2 संख्या है, जैसे मान लो 15, 17 मान लो, 5, 9 मान लो, 8, 15 मान लो, 17, 23 मान लो, और भी कुछ मान लो, 8 और अपने 15 मान लो, 8, 15 हो गया, तो 8 और 7 मान लो। तो इसमें देखो सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहेंगे जिनमें कॉमन कुछ नहीं आए। सीधी सी बात है, कॉमन कुछ नहीं आएगा। देखो 1 के अलावा कॉमन कुछ नहीं है, 15 और 17 में कॉमन कुछ नहीं है, 5 और 7, 9 में कॉमन कुछ नहीं है, 8 और 15 में कॉमन कुछ नहीं है, 17 और 23 में कॉमन कुछ नहीं है, और 8 और 7 में कॉमन कुछ नहीं है। तो ये तो अपना सीधी सी डेफिनेशन हो गई अपने को याद रखने की, भाई जिन संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं आएगा उनको अपन सहभाज्य संख्या कहेंगे। जबकि इसकी डेफिनेशन जो होती है बच्चों वो ऐसी होती है, कोई भी 2 संख्या है, वो चाहे अभाज्य और अभाज्य कुछ भी हो सकती है, जैसे भाज्य और अभाज्य, मतलब पेयर कुछ भी हो सकता है। अभाज्य भाज्य का पेयर हो सकता है, भाज्य भाज्य का पेयर हो सकता है, अभाज्य भाज्य का पेयर हो सकता है, या भाज्य और अभाज्य का पेयर हो सकता है, लेकिन उनमें कॉमन कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया ऐसी 2 भाज्य या अभाज्य संख्या है जिनका जो HCF है वो 1 है। इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो है सहभाज्य संख्याओं की कोई भी 2 भाज्य या अभाज्य संख्या है जिनका HCF 1 है, मतलब जो कॉमन कुछ नहीं होता है तो इनका HCF अपन 1 आएगा।
तो ऐसी संख्याओं को अपन बोलेंगे सहअभाज्य संख्याएं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में अपन देखते हैं दो संख्या टाइप की संख्या और बची अपनी। एक होती है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। तो सम संख्या तो वो सीधी सी बात अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या वो हो जाएगी जिसमें 2 का भाग करता है। तो जिसमें जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता हो, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता हो वो अपनी सम संख्या हो जाएगी। जैसे 2, 4, 0 और 6, 8, 10 ऐसे कोई भी संख्या है। विषम संख्या उसको कहेंगे बच्चों जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 9, तो ये सारी जो संख्या हैं वो विषम संख्या हो गई। तो सम और विषम में सम में अपने 2 का भाग जाएगा, विषम में अपने 2 का भाग नहीं जाएगा। तो ये अपने सारी संख्या अपने पढ़ ली है। आपने 9th क्लास में जो पढ़ा अब तक संख्याओं के बारे में अपने सारा कुछ रिवाइज कर लिया है। अब अपन आते आप बच्चों अब देखते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को समझने के लिए अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया ना तो ये प्रेमिका जो है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ये आपके आराम से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो अपन ये 3 में 5 का भाग लगाते हैं 15 में, तो अपने 5 बार जाता है 15 और 0 शेष पर आ गया। ऐसे अपन 4 का ऐसे भाग देते हैं तो 4 बार जाएगा 16 और 1 आ गया। ऐसे इधर देखो 5 छोटा है 12 से, तो 5 में भाग जाएगा नहीं 12 का, तो 0 बार भाग जाएगा क्योंकि 12 से छोटी है 5। और जैसे अपन जनरली देखते हैं कि भाग टूट गया तो संख्या में भाग जाएगा नहीं, अपन 0 लगा देते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है कि पॉइंटों में भाग नहीं देना है इसको। तो अपन यहाँ पे 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा और शेष पर आ गया 5। ऐसे ही 5 का भाग गया तो ये 2 बार गया इसमें और 10 आ गए और शेष पर 3 आ गए। अब अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ये अपना जो भाज्य है 15, इसको अपन भाजक और भागफल का मल्टीप्लाई प्लस शेषफल ऐड कर दे। तो ऐसे लिखते हैं अपन बचपन से लिखते आ रहे हैं कि जो भाज्य जो होता है अपना वो भाजक और भागफल के मल्टीप्लाई प्लस शेषफल के बराबर होता है। ऐसे अपन इसको भी लिख सकते हैं जो 17 है 4 × 4 प्लस शेषफल 1, यानी भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं अपन 5 बराबर 12 × 0 प्लस शेषफल। ऐसे ही अपन इसको लिख लेंगे 13 बराबर 5 × 2 बराबर 3। अब देखो अपन मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b, और ये अपना रिमाइंडर होता है शेषफल, और इसको होते हैं क्यूसेंट मतलब इंग्लिश में, तो ये अपना शेषफल हो गया। तो अगर अपन ए बी की फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 15 को अपन ए लिख सकते हैं और 3 को अपन बी लिख सकते हैं और क्यू को लिख सकते हैं और प्लस आर लिख सकते हैं। ऐसे इधर इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको, तो ऐसे इधर भी इक्वेशन बन जाएगी बी क्यू प्लस आर। अब प्यारे बच्चों देखो इसमें जो आर का जो मान है वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, आर का मान जो है यहाँ पे 0 से छोटा नहीं होगा कभी भी, या तो 0 होगा, माइनस में कभी भी आर का मान नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का मान नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 14 होगा तो शेषफल यहाँ अपने पास बच जाएगा 2, अगर 11 होगा तो शेषफल बच जाएगा अपने पास 1, और 12 होगा तो 0 शेषफल होगा, और 16 होगा तो शेषफल 1 होगा। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे 3 का भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, इनके अलावा कोई शेषफल नहीं आएगा, क्योंकि 3 का भी शेषफल हो ही नहीं सकता। अगर 3 होगा तो 3 का भाग एक बार और चला जाएगा। तो इसका मतलब अपन ने क्या समझा, जो इसका r का मान है वो b के मान से छोटा होता है हमेशा। तो एक अपने पास इक्वेशन ये आ सकती है जो b से छोटा होगा r का मान, या आप देख भी रहे होंगे b का मान 3 है और r का मान 0 है, तो r का मान यहाँ पे 0 हो सकता है, और यहाँ पे 16 होगा तो 1 हो जाएगा, 17 होगा तो 2 हो जाएगा, और 18 होगा तो वापस 0 हो जाएगा।
इसका मतलब 3 का भाग देने पे जो अपने पास रिमाइंडर आएगा, शेषफल जो आएगा वो या तो अपने पास 0 आएगा या अपने पास 1 आएगा या 2 आएगा। इनसे इनके अलावा और कुछ भी शेषफल नहीं आएगा अगर अपन 3 का भाग देते हैं तो। इसका मतलब क्या हुआ, जो r का मान है वो क्या b से छोटा आ रहा है क्या, तो b से छोटा आ रहा है बिल्कुल। और जो है 0 भी आ सकता है क्या, बिल्कुल 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 आया है तो r का मान जो है 0 भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो r को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास एक कंडीशन आ गई भाई, रिमाइंडर जो होता है हमेशा भाज्य का जो है भाज्य से छोटा हमेशा होता है और 0 से बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ऐसे अपन इधर भी देख लेते हैं, 4 है इसका अपने भाग दिया तो यह आ गया अपने पास रिमाइंडर, यहाँ पे अपने पास में 1 आया, रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे रिमाइंडर अपने पास 0 आ सकता है, अगर यहाँ 16 होता तो 0 रिमाइंडर होता, 17 है तो 1 आया, 18 है तो रिमाइंडर 2 होता, 19 होता तो 3 होता और 20 होता तो 0 हो जाता वापस। तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं जो रिमाइंडर r का मान है वो इस 4 से यानी b से हमेशा छोटा ही रहेगा, b से ज्यादा नहीं हो सकता, b के बराबर भी नहीं हो सकता। तो ये अपने पास कंडीशन बन जाती है कि r का मान जो है हमेशा b से छोटा होगा। और देखो यहाँ पे अगर 16 होते तो यहाँ r का मान 0 हो जाता, इसका मतलब ये है कि ये है ना r 0 भी हो सकता है, r का मान 0 भी हो सकता है और 0 से 1 2 3 तक हो सकता है। तो ये या तो 0 हो जाएगा या 0 से बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा r की कंडीशन हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं अपन, यहाँ भी देख सकते हैं अपन जो अपना जो है भाज्यक है 12 और भाज्य 5 है, तो इसको अपने इस फॉर्म में लिख दिया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, और ऐसे इसको लिख दिया। तो इसमें सब में अपने को ये समझ में आ रहा है कि जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ जो b आता है उससे छोटा ही होगा या 0 होगा, तो 0 से छोटा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो बच्चों यही यूक्लिड प्रमेय है, आपने इसी एग्जांपल में अपनी सारी यूक्लिड प्रमेय समझ ली है। अगर आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए तो यही आपकी यूक्लिड प्रमेय है और आप कभी भूलोगे भी नहीं। और ये जो चीजें हैं अपन बचपन से करते आ रहे हैं, कैसे इसको अपन ऐसे लिखते थे, भाज्य बराबर भाजक इंटू शेष, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य जो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो यही तो यूक्लिड प्रमेय है, इसको यूक्लिड ने नए रूप में दे दिया इसको, तो इसको यूक्लिड प्रमेय बोलते हैं। बाकी मेन जो इसका रूप है अपन हाँ शुरू से जो यूज करते आ रहे हैं वो अपने को यही है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सारी जो है इस सब में काम करेगा ये फॉर्मूला। तो बस अब यही अपने यूक्लिड पर विभाजन प्रमेय का है। अब समझ लेते हैं कैसे। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक हो गया अपने पास a और b। धनात्मक पूर्णांक अपन ने पिछली क्लास में पढ़ाई था अभी पीछे कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस वाली संख्या रहती है सारी, 0 रहता है और धनात्मक सारी संख्या रहती है। तो इसने यहाँ पे कंडीशन डाली है कि धनात्मक ही होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए, ये नेगेटिव मतलब माइनस में नंबर नहीं होंगे यहाँ पे a और b का। तो ये a हो गया, ये b हो गया। तो दोनों धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अब देखो फिर से पूर्ण संख्या आएगी, तो पूर्ण संख्या अपने पढ़ा था, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है 0 से इंफिनिटी तक। तो ये इनका जो पूर्ण संख्या है q और r का मान 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि इसने कंडीशन डाल दी है यहाँ पे पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या अपन जानते हैं ये होती है 0 से 1 2 3 4 इंफिनिटी तक होती है। तो q और r अद्वितीय पूर्ण संख्या, q और r विद्यमान है। अब देखो यहाँ पे एक शब्द और आया अद्वितीय। इस अद्वितीय का मतलब होता है कि किसी a और b के लिए एकमात्र q और r का मान एक ही होगा। मतलब q और r के मान है ना जो है, q और r के मान जो है जो आएंगे, q और मान के मान, ऐसा नहीं कि q और r के मान जगह कोई और आ जाए। तो q और r फिक्स है, मतलब अद्वितीय है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। q और r फिक्स है। अगर a b इक्वेशन है तो इसके लिए q और r अद्वितीय है, मतलब उनके अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं आएंगे, q और r ही आएंगे। विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। तो ये इक्वेशन अपन ने बनाई थी, सीखा था यहाँ पे, वही वाली है, भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और ये अपन ने पढ़ाई था जो r का मान है वो
भाजक से कम नहीं होगा, r का मान भाजक से कम होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये अपने यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया था, r का जो मान है b से छोटा होगा हमेशा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो ये अपनी यहाँ पे कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो यही यूक्लिड विभाजन परिमेय है। इसमें बस सीधा सा ही है, दो धनात्मक पूर्णांक रहेंगे a और b। तो धनात्मक पूर्णांक आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, क्योंकि पूर्णांक अपने पढ़े थे। तो धनात्मक पूर्णांक हो गया, उसके बाद में ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है, अद्वितीय का मतलब इनके अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। q और r विद्यमान है कि qa बराबर bq प्लस r, ये वाली कंडीशन लग जाएगी, जहां पे r का मान जो है शेषफल जो है या तो b से छोटा होगा या 0 से बराबर या बड़ा होगा। ये अपन ने यहाँ समझ लिया था एग्जाम्पल से। तो यही आपकी यूक्लिड विभाजन परिमेय है। कल अपन इसका जो है यूज पढ़ेंगे, इसका यूज कहाँ होता है। तो आज के लिए इतनी क्लास रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।